सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा को कल के विषय के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का विषय जंग जोरदार, विश्व युद्ध के आसार। ये जंग जोरदार यूक्रेन और रूस के संदर्भ में नहीं है। ये जंग जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान की मोर्चाबंदी के संदर्भ में। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता, जो राजनीतिक रूप से भी सबसे प्रमुख हैं, उन्होंने विधिवत तरीके से ऐलान कर दिया कि जंग शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन के संदर्भ में इस प्रकार का ऐलान पुतिन का करते हुए हमें नहीं दिखे, 3 साल हो गए। पर ईरान के नेता ने विश्व पटल पर ऐलान कर दिया है कि हम दुर्दांत आतंकी मुल्क इजराइल को उसकी अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। और केवल कहा नहीं, इसके साथ उन्होंने 25 मिसाइलें भी दाग दी। उनमें वो मिसाइल भी शामिल है जिसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। फतेह 1 नाम दिया गया उसे, और उसके माध्यम से अमेरिका को भी ललकार दिया गया। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति की मांग को भी खामनेई ने खारिज कर दिया है। खामनेई, अयातुल्ला खामनेई, इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सियासत का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति 1979 में हुई और उसके बाद ठीक 10 वर्ष बाद खामनेई के द्वारा सत्ता संभाली गई। खामनेई को 36 साल हो गए हैं ईरान में पूरी सियासत और धार्मिक रूप से कमांड करते हुए। इस दौरान कई राष्ट्रपति आए और चले गए, पर खामनेई अपने स्थान पर कायम रहे। खामनेई आज 87 साल के हैं, पर उनकी बात ही पत्थर की लकीर ईरान के संदर्भ में समझी जाती है। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम कोई सरेंडर करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इजराइल को उसके अंजाम पर पहुंचाने जा रहे हैं। एक विरोधाभास साथ में यह भी है कि जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कहते हैं कि खामनेई की मौत के साथ ही ये संघर्ष खत्म होगा, वहीं दूसरी ओर ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका कहना है कि अभी खामनेई को मारने का हमारा इरादा नहीं है। ये विरोधाभास किस कारण है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। ईरान का ये स्पष्ट ऐलान आने वाले समय में विश्व राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेगा, ये जानने समझने की जरूरत है। अब जब ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका की तैयारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और जब ट्रंप के द्वारा अपने कई लड़ाकू विमान रवाना कर दिए गए हैं, तो अब समझना यह है कि क्या ये जंग ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका ही रह जाने वाली है, या अमेरिका के अन्य सहयोगी देश, जिनमें ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देश भी शामिल हैं, वो इसका हिस्सा होने वाले हैं। क्या ईरान का यह स्पष्ट ऐलान अन्य मुस्लिम देशों को जुबानी समर्थन से परे जाकर सैन्य स्तर पर भी ईरान के साथ खड़ा कर देगा? क्या एक बार फिर जो प्रथम विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध में कुछ राष्ट्रों के खिलाफ कुछ राष्ट्रों की मोर्चाबंदी दुनिया को देखने को मिली थी, वैसी मोर्चाबंदी हमें देखने को मिलेगी? और क्या ईरान के खिलाफ इजराइल की ये कार्रवाई महज खामनेई को सत्ता से हटाने के संदर्भ में है, या एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर ईरान का खात्मा कर देने के संदर्भ में है? ईरान के निर्वासित शाह राजा पहलवी आह्वान कर रहे हैं कि ईरान के लोग सत्ता पलट कर दें, लेकिन क्या उनके इस आह्वान को ईरान की जनता के द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर हमें खोजने की जरूरत है। वह कोशिश आज हम चर्चा में करेंगे। 4 खास मेहमान इस जटिल विषय को सरल बनाने की कोशिश के तहत हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उन्हें आपके साथ जोड़ें और इस विषय के विविध पहलुओं को समझने बूझने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक बार फिर युद्ध को लेकर ही है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि बूढ़े लोग युद्ध की घोषणा करते हैं, लेकिन युवाओं को ही लड़ना और मरना होता है। हर्बर्ट सी हूवर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने ये क्या कमाल की बात कही थी। अभी भी देखिए ना, युद्ध का ऐलान कौन कर रहा है? अयातुल्ला खामनेई, उम्र 87 साल। ईरान को सबक सिखाने का दावा इजराइल में कौन कर रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू, उम्र 75 साल। और ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? 80 साल के डोनाल्ड ट्रंप।
इनमें से कोई मोर्चे पर नहीं जा रहा है। मोर्चे पर जा रहे हैं तो जवान जा रहे हैं, जाने जा रही हैं तो बेगुनाह इंसानों की जा रही हैं। इस बात को ज़हन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए, जिसका विषय है जंग जोरदार विश्व युद्ध के आसार, 4 खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सुरेश गोयल हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जब भी जटिल विषय होते हैं उन्हें सरलता से समझने बूझने के लिए ब्रह्मदीप जी हमारे साथ होते हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुरेश गोयल जी से ही करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या देख पा रहे हैं आप। ये लड़ाई इजराइल बनाम ईरान रह जाने वाली है, इजराइल अमेरिका बनाम ईरान रह जाने वाली है, या मुस्लिम देश बनाम ईसाइयत में तब्दील होने वाली है। इतिहास के पन्नों में क्रूसेड वार का बड़ा जिक्र मिलता है गोयल साहब। एक बार फिर वैसा ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं क्या? इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बाकी लोग एकजुट हो रहे हैं, बहाने कोई भी ले रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? नमस्कार हिमांशु जी। अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था कि अरे बाप रे, आप तो बहुत आगे निकल गए हैं। बात शुरू हुई है इजराइल ईरान से, आप पहुंच गए हैं कि कहीं ये युद्ध ईसाई और मुसलमानों का युद्ध तो नहीं हो जाएगा। क्या आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था वो? क्रूसेड वार, क्रूसेड वॉर। हाँ, कि क्रूसेड वॉर तो नहीं है ये। देखिए, क्रूसेड वगैरह शुरू होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि क्रूसेड का मतलब खाली वॉर नहीं होता है। क्रूसेड का मतलब एक आइडियोलॉजिकली और इमोशनली लोगों को इंस्पायर करना होता है, ताकि वो उसमें क्रूसेड में जाए जी जान लगा करके। फिर उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। वो अभी होने में बहुत वक्त है। मैं छोटी सी चीज कहूंगा खाली ईरान और इजराइल के बारे में अभी। देखिए, ऐसा है कि ये वॉर खाली ईरान इजराइल की नहीं है। ये वॉर रही है कि मिडिल ईस्ट और गल्फ का जो नक्शा है, नक्शा ज्योग्राफिकल नक्शे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कि किसका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस कितना कहां पर है, वो किस तरह से बदला जाएगी। अगर आप देखें, शुरू से ही इजराइल जब से बना है 1948 में, तब से एक तरह से कोशिश ये रही है कि इस एरिया में यूरोप का असर किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगी। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। जी। इजराइल, अगर छोटा सा एक मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूं, इजराइल वॉज ए क्रिएशन ऑफ यूरोप। जी। नेटो वॉज ए क्रिएशन ऑफ यूरोप। सोवियत यूनियन यूरोपियन क्रिएशन। अगर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, कहां से शुरू हुई? वर्ल्ड वॉर 2 कहां से शुरू हुई? आप याद कीजिए उन चीजों को। जी। अगर लीग ऑफ नेशंस काम नहीं कर पाया, क्यों नहीं शुरू करो, क्यों नहीं काम कर पाया? अगर आज यूनाइटेड नेशंस में दिक्कत आ रही है, गाजा में जो हो रहा है, उसकी वजह कहां रही है? तो देखिए, यूरोप हालांकि एक छोटा सा कॉन्टिनेंट रहा है, लेकिन अगर देखा जाए हिस्टोरिकली, हमेशा ये जो है, जितना इनका असर आगे बढ़ जाए उतना अच्छा है। तो जो हमारे जयशंकर साहब ने कहा था कि भाई यूरोप की प्रॉब्लम है, यूरोप सॉल्व करे, हमारे ऊपर ना थोपे, वो सही कहा था उन्होंने ये। और आज हो ही ये रहा है कि जो जो यूक्रेन की वजह है, क्योंकि नेटो चाहता है कि उसका असर आगे बढ़े, वो जरूरत हो या नहीं हो। नेटो को तो उस दिन 1991 में खत्म हो जाना चाहिए था जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ। जी। नेटो की नेटो की नेटो की जो कैफियत वही थी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर में उसका रोल था। बहरहाल, ये बात लंबी हो जाएगी। तो दिक्कत ये है कि ईरान भी 1979 में, जब ईरान में से रजा पहलवी के फादर जो थे, जी। उनका जब तख्ता पलट हुआ और खमेनी वहां से आए, तब से ईरान को रिप्रेजेंट किया गया है एज ए शिया पावर। जी। और शिया पावर का नाम लेकर के इस्तेमाल किया गया है कि ये शिया सुन्नी के बीच में एक रेजिमेंटेशन हो रहा है, उनका झगड़ा हो रहा है। ये तो ये जो हो रहा है वही बेसिकली एक यूरोपियन एजेंडा कि शिया सुन्नी, ईरान, मुस्लिम पावर, इस्लामिक पावर, इस्लामाइजेशन ऑफ मिडिल ईस्ट, वो सब शुरू हो रहा है। ये उसमें करते करते जो अभी भी उनका एजेंडा ये है, वो ट्रंप साहब साफ कर चुके हैं
कि हमें जो है ईरान में तख्ता पलट चाहिए। रजा पहलवी बोल चुके हैं कि तख्ता पलट करने का टाइम आ गया है। इजराइल कह रहा है कि अगर खमेनी तख्ता छोड़, खमेनी, इनका नाम खमेनी है, खमानाई नहीं है, वो जी हम बोल देते हैं। पर्शियन में इनको खमेनी बोलते हैं। खमेनी साहब अगर तख्ता आज आप सत्ता छोड़ दे तो मेरे ख्याल है खत्म हो जाएगा ये। परमाणु हथियार की बात नहीं है, जितनी कैपेसिटी ईरान के पास है उससे ज्यादा कैपेसिटी इजराइल के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। जी तो वो सब एक गेम चल रहा है कि ईरान को किस तरह से वहां पर पावर में चेंज किया जाए। और एक बार ईरान में अगर दोबारा से मोनार्की आती है या लिबरल जो उनका यूरोपियन ऑर्डर आता है, तो आप देखें कि फिर पूरे मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में वो सारा यूरोप की सत्ता दोबारा से हो अच्छा गोयल जाएगी। साहब, एक बात समझाइए मुझे। ईरान के इस्लामिक क्रांति के बाद का जो स्वरूप है उसमें एक बड़ा उलझन दिखाई देती है। वहाँ पर चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, पर इसके बावजूद भी हुकूमत धार्मिक नेता की है, चाहे पहले आयतुल्लाह खुमैनी की हो या अभी इन्हें खामते या जो भी नाम बोला जाता है इनकी हो। राष्ट्रपति आ रहे हैं, मर जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, ये सब है। थोड़ा इस पर रोशनी देंगे, क्या है ईरानी जनता का मन और क्या है इनकी ताकत? आ, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ईरान में इस समय पर। पहली बात तो मैं जो आपका सवाल है उसके पीछे जो भावना है मैं उसको एड्रेस करता हूं। जी अगर किसी देश, किसी भी मुल्क में एक धर्म के ऊपर उनका शासन स्थापित होता है तो क्या बुरा लगता है उसमें? ओनली क्योंकि वो इस्लाम है इसलिए। अगर इस्लाम के बेसिस के ऊपर शासन स्थापित होता है तो सब तरह की बातें होती है कि हिजाब हो गया, कन्वर्शन है, ये हुआ। हम उनको, अब मैं ये देखिए समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि हमारी विचारधारा क्या हो जाती है कि ये जो है बाकी सब लोगों को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? अगर आप देखें हिस्ट्री में, इस्लाम इज द लास्ट रिलीजन। पहले ज्यूज और हिंदुइज्म था, हिंदू सिविलाइजेशन रही, इंडिक सिविलाइजेशन रही, क्रिश्चियनिटी आई और फिर इस्लाम आया। जी और इस्लाम बीइंग द लास्ट, तो कन्वर्शन जो होना था तो वो तो इस्लाम ही करेगा ना। इससे पहले क्या क्रिश्चियंस ने इस कन्वर्शन नहीं किया? इंडिया में अभी तक कन्वर्शन होते हैं क्रिश्चियंस के। तो एक तो हम जो है अपनी जो भावना है कि क्योंकि धर्म के ऊपर ये एस्टैब्लिश रूल है तो ये, और खासतौर पर इस्लाम में तो गलत होगा ये। क्या नहीं सऊदी नहीं अरेबिया? गोयल साहब, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल इस रूप में कि अमूमन सत्ता पलट की जो कोशिश होती है वो पॉलिटिकली होती है, राजनीतिक रूप से सत्ता पलट की कोशिश होती है, पर ईरान में निर्वाचित राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के संदर्भ में ना तो इजराइल कोशिश करता दिख रहा है ना अमेरिका दिख रहा है। वहाँ पर एक धार्मिक नेता जिस जगह पर मौजूद है उसको हटाने की बात हो रही है, और एक जो कभी वहाँ पर शासक रहा है, राजा के तौर पर रहा है, वो लोकतांत्रिक आधार पर अपने पुनर्वास को देख रहा है। ये बड़ा विचित्र सा दृश्य दिख रहा है। इसके संदर्भ में थोड़ा बताएं, क्या आपने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव रखा है, ईरान की जनता के मन को क्या आप कुछ आंक पाए हैं? वो इस धार्मिक नेता के प्रति आस्था रखते हैं या धार्मिक नेता के सैन्य बल के आगे दबे कुचले हैं? मौका मिल रहा है अमेरिका के कारण, मौका मिल रहा है इजराइल के कारण, तो अब उसकी दुकान पर शटर गिरने वाला है, वो सत्ता से हटने वाला है। क्या समझ पा रहे हैं आप? ये जानना है। मैं उसी बात पर आ रहा था, क्योंकि हम अगर ये चर्चा करेंगे कि वो इस्लामिक शासन है तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था वो ये। चलिए आपकी बात पर सीधे आता हूं मैं अभी। मैं इजराइल 2-3 बार जा चुका हूं। मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, वो वहां पर एम्बेसडर रह चुके हैं और वो ज्यादा समझते हैं इस बात को। लेकिन मैं ईरान 2-3 बार जा चुका हूं। ईरान में जो उनकी औरतें हैं वो पूरा चोगा पहनेंगी, हिजाब पहनेंगी, आपसे बात भी करेंगी, खुल करके बात करेंगी, सब चीज के ऊपर बात करेंगी, आपसे हाथ भी मिलाएंगी। उनको हाथ मिलाने में कोई हिचक नहीं होती है। लेकिन 5 वक्त कुरान भी पढ़ेंगी वो। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर हम सोचें, उनका जो धर्म है वो धर्म राजनीति नहीं है।
खोमेनी जो हैं वो धार्मिक शासक है, वो सर्वोच्च हैं, ऊपर हैं, और जो बाकी प्रेसिडेंट आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सब करते हैं ये। लेकिन कोई भी जो खमेनी को चैलेंज नहीं कर पाएगा कि खमेनी एज ए रिलीजियस है, उनको चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर लोग खिलाफ होते हैं वो इसलिए कि खमेनी के इस्लाम ने वहां पर रिस्ट्रिक्शंस पैदा करनी शुरू कर दी हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए। लेकिन इस्लाम के खिलाफ अभी भी वहां पर कोई नहीं है, ये बात समझने की जरूरत तो है। कुल मिलाकर अगर गोयल साहब की बात से हम समझें तो व्यक्ति के तौर पर खमैनी हट भी जाएं, पर ईरानियों के मन में तो खमैनी के विचार के प्रति अभी भी आस्था है, इसलिए रास्ता इतना आसान नहीं है। पर हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़े हुए हैं। हमला इजराइल ने पहले किया, पर नेतन्याहू ने नहीं कहा कि जंग छेड़ दी गई है। खमैनी ने कहा आज जंग शुरू हो चुकी है। ईरान की हैसियत और हिम्मत दोनों की स्थिति क्या है? ऐलान तो कर दिए जंग शुरू हो चुकी है, जंग जीतने की हैसियत वैसियत भी कुछ ईरान की है या केवल गाल बजा दिए हैं? बाकी होना कुल मिलाकर विनाश है ईरान का। क्या देख पा रहे हैं शाह साहब, आप थोड़ा इस बार रोशनी देंगे? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है हिमांशु जी, और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। और मेरे ख्याल से अम्बेसडर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से समझाया उसको। उन्हीं बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि देखिए, इजराइल और ईरान के जंग को मैं अगर कहूंगा तो मैं बहुत दो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, दोनों कोई किसी से कम नहीं है, कोई टस से मस नहीं हो रहा है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे तो क्लैश ऑफ द टाइटन्स। अब आप देखिए, अमेरिका का जो कि सुपर पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है विश्व की, उसका हाथ है इजराइल के ऊपर। वो सीधा उनका आशीर्वाद रहेगा उसके ऊपर, वो था, है और शायद रहेगा भी। ईरान बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया इजराइल ने, ईरान पे हमला किया। ऐसा माना जा रहा था, ऐसा खबरें भी आई है कि इजराइल की जो मोसाद है इतनी टैलेंटेड है, इतनी सटीक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो खुफिया जासूस उनकी स्पाई एजेंसी है, पिछले 1-1.5 साल से ये ईरान के अंदर ही रह रहे थे घर करके। एक फाइटर जेट्स इन्होंने अंदर स्मगल कर रखे थे। फाइटर जेट्स, सोचिए आप घर के बाहर पार्किंग में कोई अपनी गाड़ी लगा दे, उसके लिए आपको आपत्ति होगी एक रात के लिए भी। फाइटर जेट्स ईरान के अंदर ड्रोन्स लेकर आए, स्मगल कर रहे हैं, और ये पूरे तैनात करे, और इससे इन्होंने अंजाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। शुरुआत में लोगों को माना था कि भाई ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम शायद फेल हो गए हैं, तो इसलिए वो पेनिट्रेट कर, नहीं, वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे। ईरान ने कहा ठीक है, हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 तो कर चुके हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 यहाँ पे हम करेंगे, हम जवाबी पलटवार करेंगे इसका। तकरीबन साल भर पहले भी इजराइल और ईरान के बीच में गर्मा गर्मी हुई थी। तब ईरान ने एक सिंबॉलिक अटैक किया था, बस दिखाने के लिए कि हमारी इज्जत भी बच जाए और नुकसान भी ना हो किसी का वहां पे। तो ईरान ने वो करके दिखाया। इस बार ईरान ने टेल अवीव और जेरूसलम के ऊपर से कई सारे रॉकेट्स, मिसाइल, प्रोजेक्टाइल्स दिखे थे, और धमाकों की आवाज आई थी। और परेशानी हुई इसमें, देखिए, जंग में जीत किसी की नहीं होती जी, हार दोनों की होती है, नुकसान दोनों का होता है। एक का ज्यादा होएगा, एक का कम होएगा, और होगा नुकसान दोनों का। इसलिए एक फौजी आदमी होने के नाते जो सरहद पे रहा है, जिसने अपने मुल्क की हिफाजत करी है सरहदों पे, मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहता हूं, वो लास्ट रिजॉर्ट रहता है हमेशा। और अगर जंग पे जाना पड़े तो बिल्कुल बिल्कुल 100% जान हाजिर है, जान हथेली पे रखकर वो जाएंगे। तो ठीक है साहब, जंग में जाना है ना जाना है अभी इस पर तो बात नहीं है। समझना आपसे यह है कि ईरान के नेता ने कह दिया जंग शुरू हो चुकी है। जंग शुरू होने का ऐलान ईरान के खामनेई ने कहा है। क्या जंग खत्म होने का ऐलान करने की हैसियत खामनेई की है, या खत्म होने का ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, ये आपसे समझने का है। इस बार थोड़ा बताइए ना, खामनेई जो बढ़ चढ़कर बोले हैं, उनका दमखम कितना है, उनका सामर्थ्य कितना है, और अगर सामर्थ्य है तो किस प्रकार से है?
पिछले मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं, ईरान के अंदर जो इनका जो न्यूक्लियर बेस है, न्यूक्लियर प्लांट जो है नतांज, उसके बारे में ईरान का पहले ये दावा था कि नतांज के ऊपर हमले हो जाए, लेकिन न्यूक्लियर बेस को वो डैमेज नहीं कर पाएंगे। अभी इजराइल ने उस पे हमला किया था। शुरुआत में ईरान का ये बयान आया कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुई, लीक हुई है, कोई यूरेनियम लीक नहीं हुआ है। लेकिन कई जब जंग छिड़ता है तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तरह तरह की खबरें दोनों तरफ से आती हैं, सही भी झूठ भी, और ये वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई क्या असल खबर है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि नेतन्याहू ने इजराइल छोड़ दिया है, ऐसी खबर आई, फिर बाद में मालूम है नहीं है, इसकी रियलिटी मालूम पड़ी। फिर कल खबर आई थी कि अयतुल्लाह खोमेनी के रूस में जाके बस चुके हैं, ये भी फिर बात समझ होगी। अमेरिका ने बोला कि हम जानते हैं अयतुल्लाह खोमेनी कहां पर है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम उन पे हमला नहीं करेंगे, उनकी जान को खतरा नहीं है, क्योंकि अनुमान तौर पे ऐसा जब मैं आपकी जंगों की बात करते हैं तो मैंने दिखा है कि हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाता है। तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है, जब प्रेसिडेंट पुतिन के राष्ट्रपति निवास पे झंडे के फ्लैग पोस्ट के ऊपर एक ड्रोन आकर गिरा था सटीक तरीके से, तो पूरी दुनिया चौंक गई थी कि भाई कैसे हेड ऑफ स्टेट पे अभी निशाना डाल रहे हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने किताब लिखी थी वॉर एंड पीस, उसमें उन्होंने कहा था कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब पता नहीं, मगर अनुमान तौर पे जहां पे मेरा तजुर्बा है और जहां तक मेरी जानकारी है, हेड ऑफ स्टेट्स को अब तक निशाना नहीं नॉर्मली टारगेट किया जाता। वो अलग बात होती है कि शतरंज के खेल में हम राजा रानी को चेकमेट कर देते हैं हम, वो अलग बात रही। अब क्या आपकी सवाल पे आते हैं, क्या ईरान में इतना दमखम है? देखिए, ईरान में अब इतना दमखम है कि नहीं है, ये हम अंदाजा भापना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बात तय है कि ईरान गाजा पट्टी की तरह नहीं है। जो इजराइल ने गाजा पट्टी में तहस नहस मचा दी, प्रेसिडेंट अब्बास ने भी कहा कि गाजा पट्टी में अब कुछ नहीं बचा है, ईरान वैसा नहीं है। ईरान वापस पलटकर जवाब देगा और अपने तरीके से, जबरदस्त तरीके से जवाब देगा। चीन ने बोला है कि अगर अमेरिका बिल्कुल इसमें डायरेक्टली शामिल होता है तो हम भी शामिल होंगे और हमें रोक नहीं पाएगा। अब आप देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली अगर चीन के पास में है, नॉर्थ कोरिया के पास में है, रूस के पास में है, आतंकिस्तान के पास में है, हिंदुस्तान के पास में है, तो इनको, अमेरिका को और इजराइल को आपत्ति क्या थी अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन थे? जहां तक मैं समझ पाया हूं वो ये समझ पाया हूं कि हम अक्सर न्यूक्लियर वेपन रखते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, बचाव के लिए। ईरान ने ये डिक्लेयर किया था कि जिस दिन हमारे पास पुख्ता न्यूक्लियर बम तैयार हो जाता है उस दिन हम इजराइल की तहस नहस कर देंगे, इजराइल पे हम वार कर देंगे। तो इजराइल को वो खतरा लगा कि हम ये अपना न्यूक्लियर तैयार कर रहे हैं प्लांट, ये हम पे हमला करेंगे। और अमेरिका का, जैसे आपको बताया, अमेरिका ने हमेशा साथ दिया है इजराइल का, तो इसमें ये बहुत खतरनाक जंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं लास्ट ये कह के खत्मात करता हूं कि रूस की एंट्री ऑलमोस्ट मान लिया हो चुकी है। ये इसमें बहुत एनालिस्ट बोलेंगे विश्व युद्ध तक नहीं जाएगा, कोई बोलेगा जा सकता है। देखिए, कुछ कह नहीं सकते दुनिया भर में, अगर आप देखिए। कहेंगे नहीं तो फिर जाके समझेंगे कैसे? कहना तो बहुत कुछ है। ब्रह्मदीप अलूने जी मेरे साथ में है, वो शायद कहने के लिए तैयार हों। क्या देख पा रहे हैं ब्रह्मदीप अलूने जी? मतलब इजराइल का जो मन चाहेगा वो करेगा, अमेरिका जो मन चाहेगा वो करेगा। न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश तो भारत भी कर रहा था, न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को पोषित करने वाला देश कर रहा था, तब तो ये लोग इतना नहीं फड़फड़ाए। आज ईरान के संदर्भ में दावा कर रहे हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। ये इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी को बाकी पूरी दुनिया दहशत के साथ देखेगी या प्रतिकार में कोई कदम भी उठाएगी? क्या सोवियत संघ का विघटन आज महसूस करा रहा है कि बहुत गलत हो गया? अलूने जी, आपकी दृष्टि। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद एक अच्छी चर्चा से जोड़ने के लिए मुझे। देखिए डॉक्टर साहब, दुनिया में 2 प्रकार का इस्लाम है, एक आभासी इस्लाम है और एक वास्तविक इस्लाम है। तो आभासी इस्लाम तो दुनिया को स्वीकार है, मिस्र आभासी इस्लाम है, कतर आभासी है, सऊदी अरब आभासी है, यूएई भी आभासी है, लेकिन वास्तविक इस्लाम जो है ईरान है। और जहां पर वास्तविक इस्लाम नजर आता है, दुनिया के लिए समस्या वहीं पर खड़ी हो जाती है। और ईरान ने अपने तेवर दिखाए हैं, क्योंकि 1979 के बाद आप इजराइल से अपने संबंध पूरी तरीके से विच्छेद कर रहे हैं।
आप दुनिया में दो शैतान बताते हैं, एक शैतान अमेरिका और उसका बच्चा इजराइल। मतलब बहुत खुले तौर पर ईरान ने घोषणा कर रखी है। अब ईरान की यह जो घोषणा है उसके प्रति आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है कि भारत बनाए तो स्वीकार है, कोई भी बनाए तो स्वीकार है, ईरान बना ले स्वीकार नहीं है। इसका कारण निश्चित तौर पर जो मध्य युग के दौर में जो सांस्कृतिक टकराव हुआ करते थे उसकी प्रतिछाया आज तक दुनिया में आप देखेंगे। और ईरान के जो तेवर है, खासकर ईरान जब भी बात करता है तो वो इस्लाम की बादशाहत कायम करने की बात करता है। तो बादशाहत में जो उसकी महत्वाकांक्षा है वो आड़े आ जाती है, क्योंकि वो इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। तो सबसे पहली बात तो है कि ईरान जो है उसकी ताकत की जो बात करें तो इस्लाम के हालात, ईरान के हालात सूर्य ग्रहण की तरह है। ईरान को वो नजर आता है कि वो अंधेरा कहाँ का कर सकता है, तो उसमें वो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि सूर्य ग्रहण से सभी दूर अंधेरा नहीं होता, बाकी जगह उजाला भी होता है। तो इसी में ईरान बड़ा खुश रहता है। अब दूसरी बात यह है कि एक तो शियाओं की संख्या कम है, ऊपर से इस्लामिक दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा, तो वो जो दोनों है वो उसको कमजोर बना रही है। अब तीसरी बात है कि जो उसका वास्तविक इस्लामवाद है, यदि वो जागृत हो गया तो फिर जिस क्रूसेड का आपने जिक्र किया था, जिस शब्द से आपने शुरुआत की थी, वो वहां पर नजर आ जाता और फिर संकट खड़ा होता यूरोप के सामने। जैसे आपने देखा कि जो यूरोपियन संघ है उसने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि सब कुछ स्वीकार है, लेकिन ईरान के पास हमको परमाणु बम स्वीकार नहीं है। जी। मतलब ईरान ने बहुत स्पष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक इस्लाम है। आभासी पाकिस्तान की तरह होता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आभासी जो पाकिस्तान है उसको आप देख लीजिए, मुनीर को ट्रंप ने बुला लिया है, और जो मुनीर है वो तैयार भी हो जाएंगे ईरान पर कैसी यदि हमला करना पड़े। एक तरफ तो उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान जो है, ईरान के हम साथ खड़े, और उनके जो सेना अध्यक्ष है या कथित तौर पर फील्ड मार्शल है वो जाकर अमेरिका के गोद में बैठ गए। लेकिन ऐसा ईरान नहीं कर सकता। लेकिन फिर दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही है, नहीं, लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ ब्रह्मदीप अलूने जी। ईरान और इजराइल के इस टकराव ने क्या पाकिस्तान के लिए अमेरिका के नज़दीक आने का अवसर पैदा करा दिया? ईरान ने दावा किया था अलूने साहब कि जरूरत पड़ने पे इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान परमाणु बम उपलब्ध कराएगा। ईरान को परमाणु बम तो उपलब्ध नहीं कराया पाकिस्तान ने, पर पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को ट्रंप के साथ लंच का अवसर जरूर उपलब्ध करा दिया है। इसके संदर्भ में क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, जो बेनेडिक्ट भुट्टो ने किताब लिखी डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें वो जिक्र करती है एक बात का कि मेरे पिताजी ने मुझे कह रखा था कि जब भी मैं किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करूं तो तुम बीच में आकर कहना कि जो उसका दुश्मन राष्ट्र है उस राष्ट्राध्यक्ष का फोन आया है। मतलब जो ब्लैकमेलिंग है उसके बूते जो है वो पाकिस्तान जिंदा है और उनकी राजनीति बहुत अच्छे से काम करती है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के नजदीक आने का मौका जो है वो इजराइल और ईरान का जो वार है उसमें पाकिस्तान को मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक संसाधन बन के खुश है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आ जाए या चले जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये तो स्पष्ट है। लेकिन ईरान इस बात को बखूबी जानता है कि न तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, न कतर खड़ा होगा, न सऊदी अरब खड़ा होगा, न यूएई खड़ा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा जो मुझे आपकी बहुत महत्वपूर्ण लगी थी, कि शीत युद्ध का जो दौर था जिसमें दुनिया में कम से कम एक संतुलन कायम था, दुनिया इतनी बेलगाम नहीं थी जितनी बेलगाम अब हो गई है। मतलब नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है वो चाहे शीत युद्ध चाहे जितना हिंसक क्यों नहीं हो, लेकिन नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत तो काम करता था। लेकिन अब देखिए कितना गजब की चीजें हो रही है कि अमेरिका जो है वो बातचीत करवा रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, और जब बातचीत हो रही है उसी बीच यूक्रेन जो है वो हमले कर देता है। कहां पर जाकर? रूस के अंदर घुसकर हमले कर देता है। अमेरिका बातचीत करवा रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, मतलब परमाणु समझौता फिर से एक बार जीवित होने की बात हो रही है, और वहीं पर उसी समय इजराइल हमले कर देता है। तो समस्या यह है इस दुनिया की कि आप जो खासकर अमेरिका जो है, अमेरिका की जो नीतियां है वो पूरी तरीके से अमेरिकी हितों का ध्यान रख रही है, और यह जो अमेरिकी हित है यही दुनिया के लिए बड़ा संकट बन गए। ये अमेरिका वो के चाहे हितों का ध्यान है या किसके हितों का ध्यान है, ये भी एक अबूझ पहेली बन चुका है। पर एक टिप्पणी अलूने जी आपसे और चाहिए, जो शाह साहब ने जिक्र किया। क्या आप
इजराइल, अमेरिका और ईरान के टकराव के बीच रूस और चीन के दखल की कोई संभावना देख रहे हैं? शाह साहब बोल रहे थे कि वो अगर अमेरिका कूदा तो चीन भी इसमें हिस्सा हो जाएगा। आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, सिल्क रूट जो है, जिसकी परिकल्पना है मध्यकाल से, सिल्क रूट ये बिना ईरान के पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास यह भी कहता है कि चीन दूसरों के लिए युद्ध नहीं लड़ता। तो चीन जो है वो धमका सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी सैन्य हस्तक्षेप की बात करेगा। लेकिन जहां तक पुतिन का सवाल है, तो पुतिन भी इतने उलझे हुए हैं डॉक्टर साहब कि मुझे नहीं लगता कि पुतिन धमका सकते हैं। लेकिन सैन्य रणनीति के तहत वो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो यहूदीवाद है वो रूस में भी सिर चढ़कर बोलता है, और यहूदीवाद को जो चलाने वाले व्यापारी है उनकी जद में यूरोप भी है, रसिया भी है, ब्रिटेन भी है और अमेरिका भी है। तो इजराइल के खिलाफ यूरोप से या रसिया जैसे देश खड़े हो, इसकी संभावना नजर नहीं आती डॉक्टर साहब। ये जो यहूदी बोलता है, ये जो ब्रह्मदीप जी बोल रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में अगर व्यक्त करें तो पैसा बोलता है। एक बड़ा पूंजीपति वर्ग यहूदी मतावलंबियों का है, ज्यूज का। अधिकांश जो फंडिंग एजेंसियां हैं दुनिया में, उन सब की कमांड ज्यूज के पास है, यहूदियों के पास है। और उनके दबाव के चलते कोई ईरान के साथ खड़ा हो पाए इतना आसान नहीं है, ये अलूने जी का मानना है। लेकिन विपिन शर्मा जी मेरे साथ में हैं। विपिन जी, भारत की भूमिका के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इजराइल और ईरान के टकराव ने शहबाज शरीफ को नहीं, मुनीर को ट्रंप के साथ लंच पर बिठा दिया। हमारे को जानकारी मिल रही है कि उससे पहले 35 मिनट भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की ट्रंप ने। थोड़ा रोशनी देंगे विपिन जी, क्या समझ पा रहे हैं आप? कौन किसको बहला रहा है, कौन किसको बहका रहा है? जी देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की कूटनीति है तो हम लोग हमेशा थे तटस्थ रहे हैं। और हास्यास्पद है बड़ा कि यहाँ पर दो महाशक्तियां, अगर हम रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये पहले वाली परिस्थितियां नहीं है इस समय। ये वो वाली महाशक्तियां नहीं है, क्योंकि थोड़े समय पहले जाएं जब चुनावी माहौल था, डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही थी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, तो बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे कि वो इतने सक्षम है, वो क्षमता रखते हैं कि चंद मिनटों में रूस और यूक्रेन के युद्ध को उसमें विराम ला सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है वो भी जग जाहिर है, सबके सामने है। तो यहां पर देखिए, ये कूटनीति के तहत है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते यहां पर। क्योंकि पहले एक दौर था जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो अलग बॉडी लैंग्वेज थी, पाकिस्तान के बॉडी लैंग्वेज से मिलते थे वजीर आजम से तो अलग बॉडी लैंग्वेज हो जाती थी, यूटर्न ले लेते थे। तो यहाँ पर भरोसा नहीं किसी पे करा जा सकता कि यहाँ पर एक तरफ ये भी विचित्र बात है कि फील्ड मार्शल को आप आसिम मुनीर को बिठा रहे हैं और ट्रंप से वार्ता करने के लिए शहबाज शरीफ को आपने बैक सीट कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात है कि कितनी अच्छी बात हुई है। देखिए, हम लोग तो इस समय चर्चा कर रहे हैं वर्तमान के G7 समिट में के बारे में। थोड़े समय पहले जब G7 समिट हुआ था बियारिट्ज में, विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र और उसके सबसे शक्तिशाली नेता, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कोशिश करी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बोले कि कश्मीर के मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं। दो टूक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको संदेश दे दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, इट्स अ बायलैटरल इशू। तो यहां पर किसी तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मध्यस्थता करे। तो यही बात है, इस बारी भी वही हुआ है। इस मर्तबा क्या हुआ है कि हमने बिल्कुल एक तो बात कर दी, टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, क्रिकेट एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। तो यहां पर साथ साथ बिल्कुल बिना किसी झिझक के संदेश दे दिया पाकिस्तान को, विदेश मंत्रालय से बिल्कुल औपचारिक तरीके से ये बात साझा हुई है, सार्वजनिक है कि यहाँ पर ये पाकिस्तानी डीजीएमओ ने ही हिंदुस्तान के। अरे विपिन जी, एक बात बताओ, ये पहलगाम में जो निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, इनके खून से मुनीर के हाथ सने हैं कि नहीं सने हैं? और अगर मुनीर के हाथ इन निर्दोष पर्यटकों के खून से सने हैं, तो उन खून सने हाथों के साथ वह ट्रंप के साथ लंच करे कि नहीं करे? और इस पर हमारा ऐतराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
कि जो आतंकियों को पोषित करने वाला है, आतंकी हमलों में सीधी भूमिका निभाने वाला है, अगर इनके साथ ही तुम्हें लंच करना है तो फिर हमें तुम्हारे से बात भी क्यों करना है? क्या कहते हो विपिन जी? नहीं, निश्चित बात है। देखिए, तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि खून बिल्कुल खून से रंगे हैं उनके हाथ। यहाँ पर वही लोग इसके पीछे थे, आतंकी घटना के पीछे, जो निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया पहलगाम में। लेकिन देखिए, कूटनीति के तहत हम पाकिस्तान को तो बिल्कुल आड़े हाथ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कूटनीति के तहत ही हम लोग यहाँ पर सबको एक साथ दुश्मन बना ले। देखिए, वार्ता का द्वार, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा, वार्ता का द्वार हमेशा खुला रहता है। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। ये भली भांति जानते हुए कि ये दोनों मुल्क कभी बाज नहीं आएंगे, फिर भी जो वार्ता का द्वार है वो हमेशा हमने खोल रखा है। क्लोज डोर पॉलिसी नहीं है। विपिन जी, आपने नंबर 1 नंबर 2 दुश्मन तो बता दिया, ये अमेरिका को किस खांचे में रख रहे हो आप? अमेरिका को यहाँ पर उसके साथ, अमेरिका के साथ हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ बात करते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, और यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज सामने आती है दुनिया के सामने बड़ी गर्मजोशी दिखती है, लेकिन फिर वो यू टर्न ले लेते हैं, बोलते हैं नहीं, बोथ आर गुड फ्रेंड्स, पाकिस्तान एंड अमेरिका, इंडिया। सो यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। पहली बात ये तय हो जानी चाहिए कि जो ये तुलना करी जा रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, यही कारण है सारे फसाद की जड़। यही बात है कि हम लोग जो बात करते हैं, रेड कारपेट वेलकम देते हैं, जनाब ये क्या आवश्यकता है यहाँ पर कि हम लोग तब एप्पल्स और ऑरेंजेस को जब मुकाबला नहीं है, तुलना नहीं है, आप एक साथ तुलना करते हैं, एक साथ तुलना क्यों करते हैं, ये विपिन जी का कहना है। लेकिन मैं वापस डॉक्टर सुरेश गोयल साहब आपके पास लौटता हूं। भारत के संदर्भ में क्या देख रहे हैं आप, ये ईरान और इजराइल के टकराव को? दोनों जगह हमारा ज़बरदस्त व्यापारिक निवेश है, एक रिलेशनशिप है। व्यापार के आंकड़ों की दृष्टि से बात करें, दोनों के साथ ही व्यापार भारत की दृष्टि से नफ़े का आंकड़ा देता है। चीन के साथ अगर हमारा व्यापार है तो नुकसान का सौदा दिखता है, पर इजराइल और ईरान दोनों के संदर्भ में आर्थिक आंकड़े ये बताते हैं कि हम जितना सामान निर्यात करते हैं उससे कम ही इनसे आयात करते हैं। ये टकराव पर आपकी दृष्टि, हम दोनों के संदर्भ में तटस्थ रणनीति पर है, कितना सही रणनीति पर है, क्या देख पाते हैं आप? देखिए, आपने जो सवाल किया है ये बहुत सटीक सवाल है और मेरे ख्याल है गंभीर सवाल है, जिसके बारे में हमारे जो सरकार है और हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो हेड हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर साहब, काफी समझदार वो लीडर हैं, तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत इंसिसिव उनकी थिंकिंग है। उन्हें इसके बारे में ठीक से गौर करना होगा। ये बहुत गंभीर सवाल है। ये आपने कहा व्यापार की बात है, लेकिन इजराइल और ईरान के साथ में खाली व्यापार की बात नहीं है। ईरान से अगर आप वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से सामान निकलना बंद हो जाए तो हमारा 40% ऑयल ब्लॉक हो जाएगा। जो गल्फ से आता है 40% ऑयल ब्लॉक हो जाएगा, और ऑयल की मार्केट हमारे भारत में क्या हाल होगा ये फिर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वहां पर ईरान में हैं। सिविलाइजेशनली अगर देखा जाए तो हमारे उनसे काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, काफी ताल्लुकात रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर देखा जाए, हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, चाबार पोर्ट की बात करते हैं, सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, उन सब में ईरान का काफी अहम और बहुत अच्छा रोल है। ये इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल हमारी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी का मेन स्टे है। ये जी, मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की, इजराइल चाहिए उसके लिए। हमें अपना व्यापार बढ़ाना है, कनेक्शन बढ़ाने हैं, क्योंकि अभी जैसे कि पहले कहा कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1, मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, लेकिन चाइना से हमारा एक जो रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट है उसके लिए काफी बड़ा कॉन्टेस्ट है ये हमारा। ये और दिक्कत हमारी यही है कि हम दोनों आप पड़ोसी देश हैं और दोनों ही एक टॉप पोजीशन के लिए कंटेस्ट है ये, तो दिक्कत है ये। तो उसमें हमको जो भी पोजीशन लेनी है दोनों के लिए वो बहुत समझ बूझ करके लेनी है। उसमें एक तो चीज मैं ये कहूंगा कि जो दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, मैं नहीं देखता हूं कि उस युद्ध में कोई भी एक विजेता बन करके निकलेगा, अनलेस
अमेरिका उसमें सीधा पार्टिसिपेट करे, और अगर अमेरिका बीच में कूदता है फिर तो बात ये लगेगी, फिर तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। अगर अमेरिका बीच में नहीं कूदता है तो उस युद्ध में मैं नहीं समझता कि कोई भी एक मैं निर्णय। गोयल साहब, आपने अगर लगाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो कल रात के 3 ट्वीट हैं उसके बाद भी अगर की कोई गुंजाइश है। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं सीधे तौर पर इसके संदर्भ में कि अभी हम खामनेई को मारेंगे नहीं, हम नहीं मारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमें पता है कहाँ है, हम नहीं मारेंगे। इसके बाद आप कह रहे हैं अमेरिका से लड़ाकू विमान रवाना किए गए हैं, फिर भी आप अगर की कोई गुंजाइश देख रहे हैं, या अगर की गुंजाइश आपको कहाँ से दिख रही है? डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में आपको अगर मगर की कोई गुंजाइश दिखाई दे जा रही है? कहाँ से दिखाई दे जा रही है साहब? गुंजाइश ही नहीं, अगर एक बहुत बड़ा प्रश्न है बीच में जी डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, जी उनको अपना बिजनेस करने के लिए लोग चाहिए, जी लेकिन वॉर नहीं चाहिए। इसीलिए वो पहले बोल चुके हैं आने के फौरन बाद कि मेरे को वॉर नहीं चाहिए। और जहां भी वॉर होगी, उन्होंने आपने देखिए कि यूक्रेन की वॉर को खत्म करने की कोशिश करी, सक्सेसफुल नहीं हुआ, बात दूसरी है। नहीं गोयल साहब, मामला इतना सरल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरा ये भी कहा है कि उनके एयर स्पेस पर हमारा कब्जा हो गया है, हमारा कब्जा हो गया है। इजराइल का कब्जा नहीं बोला है उन्होंने। गोयल साहब, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी समझ ये बोलते एक एक शब्द का बड़ा महत्व होता है। अनकंडीशनल सरेंडर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, हमारा कब्जा हो गया ये भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने खामनेई की तरह से ऐलान नहीं किया है कि हमने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है, पर अमेरिका का दखल तो सामने दिख रहा है। बात मैं कहूंगा, मेरा तो माइक्रोफोन बंद हो जाता है इसलिए आप मेरी बात को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन मैं छोटी सी बात ये कहूंगा, बोलने के लिए काफी सारी बातें हैं, लेकिन जो असल उनका जो मुद्दा है वो क्या है, मैं बोलने पर नहीं जाऊंगा, असल मुद्दे की बात करूंगा। और असल मुद्दा उनका ये है कि वो चाहते हैं कि ईरान उनके असर में रहे और उनके थंब के नीचे रहे, बाहर नहीं जाए। लेकिन इसके साथ साथ वो उसमें कूदना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इजराइल उनका सारा काम कर दे, ठीक है, लेकिन वो उसमें नहीं कूदेंगे। खमेनी की बात जहां तक ये तख्ता पलट करना उनका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो तख्ता पलट चाहते हैं कि खमेनी हटे वहां से, ताकि वहां पर पहलवी आए या कोई भी उनकी सिंपैथेटिक सरकार आए, वो हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दोबारा ये कहता हूं कि इस युद्ध में अमेरिका सीधा नहीं कूदेगा। और इसीलिए जब हम बात करते हैं बम, ये बंकर ब्रेकिंग बम की, मुझे बहुत शक है उसके ऊपर कि अमेरिका वो बम इजराइल को देगा, क्योंकि अगर वो बम इस्तेमाल किए गए तो युद्ध और आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल बात सीधी सी ये है कि ये युद्ध चलता रहेगा, एस्केलेट नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू रहेगा, खत्म होने की गुंजाइश नहीं है। गोयल साहब का कहना है कि बयानों पर मत जाइए। ट्रंप मूलतः व्यापारी है, नेता बाद में है, और उसके तहत उनका आकलन है कि वो जो कुछ भी चाहते हैं वो इजराइल के कंधे से चाहते हैं, अपना कंधा उपलब्ध कराएंगे, इसकी संभावना कम दिख पाते हैं। मैं वापस शाह साहब के पास आता हूँ और एक रणनीतिक बदलाव पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। पहले युद्ध होते थे तो तलवारों से होते थे, तीर कमानों से होते थे। फिर दौर बदला, बारूद आ गया, बंदूकें चलने लगीं, तोपें चलने लगीं। फिर दौर बदला तो बम आ गए। पर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ये बम से भी ज़्यादा प्रभावशाली ड्रोन हो गए। इस पर कोई दृष्टि दीजिए ना। कहाँ एक तरफ अरबों लागत का सुरक्षा सिस्टम, उस पर करोड़ों लागत की सुरक्षा संबंधी मिसाइलें, और कहाँ 20,000 50,000 लाख रुपए के ड्रोन तबाही मचाए हुए हैं। ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है देशों को ड्रोन से मुकाबला करना। और ये मुकाबला कितना भारी पड़ता है कि सुई के हमले में आपको तोप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। थोड़ा इसमें दृष्टि दीजिए ना। जी मंशू भाई, देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के वक्त एक पूरी टैंक आर्मर्ड कोर की ब्रिगेड ड्रोन के जरिए से ही सफाया हो गई थी। 2 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के चीफ आर्मी स्टाफ, इराक
कि राजधानी बगदाद में अमेरिका ने उनको ड्रोन से ही उड़ाया था, उसी से ही असैसिनेट किया था। ड्रोन्स एक ऐसा हथियार हो गया है जो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, फ्यूचर वेपन बन गया है। और जैसे आपने बताया कि पहले तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था, तीर कमान से, घोड़ों पे, यहाँ की सेना वहां की सेना, आमने सामने की लड़ाई होती थी और नुकसान आदमियों का, सैनिकों का दो तरफ से होता था। उसके बाद फिर जब वॉरफेयर पे आए, टैक्टिक्स पे आए, जैसे 71 की युद्ध बताता हूँ, मेरे फादर ने भी बहुत बहादुरी से लड़े थे वो 71 की युद्ध में, लोंगेवाला पोस्ट से। तो तब भी आमने सामने की लड़ाई थी, इन्फेंट्री का बहुत युद्ध हुआ था, आर्टिलरी का बहुत युद्ध हुआ था, आर्मर्ड कोर का बहुत युद्ध हुआ था, जो फाइटिंग आर्म्स थे। आज की तारीख में एयरफोर्स, बल्कि एयरफोर्स यानी कि वायुसेना ही नहीं, बल्कि जैसे आर्मी का या तो आर्टिलरी जो भी बाय एयर जाती है, मिसाइल्स यूज करते हैं, या तो एयर डिफेंस आर्टिलरी, उसका बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और ड्रोन खासतौर से एक ऐसा घातक हथियार है जो कि सटीक मोसाद ने, बल्कि ईरान के जो जनरल और जो वैज्ञानिकों को मारा, घर के अंदर घुस के ठीक बेडरूम के अंदर निशाना तागा। ये था ड्रोन्स की काबिलियत। हमने जो S-400 लिए थे ना रूस से जी, वो उसी कारण अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब पाकिस्तान ने नापाक नजरें डाली हमारे पे, तो S-400 की वजह से ही सारे उनके जो प्रोजेक्टाइल्स थे उस पे हमने उनको इंटरसेप्ट करा प्रोजेक्टाइल्स। और जब एयर डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो एक मजाहिया बयान मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आतंकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किससे खिलाफ? इजराइल के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, हमारे खिलाफ, किसके खिलाफ? जंग यहाँ पे चल रही है। पाकिस्तान ने बोला, आतंकिस्तान ने बोला भाई हम भी कुछ अपना रोल अदा करें। अच्छा, एक और बात, मैं बड़ी अहम बात यहाँ पे कहना जा रहा था कि जैसे कि हमारे प्रवक्ता साहब इन्होंने बोला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलेंगे और नवाज शरीफ को साइडलाइन कर दिया। देखिए, एक खबर भी आई थी 14 जून को अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी परेड हुई थी, बहुत ही शानदार परेड हुई थी। ये खबरें आई थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस पे न्योता दिया गया है और हमने बहुत ताजुब किया था। फिर बाद में व्हाइट हाउस ने ये क्लैरिफाई किया कि किसी भी ग्लोबल लीडर को हमारी परेड में न्योता नहीं मिला था। तो यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह पे एक कड़ा तमाचा था, यानी कि प्रोपेगेंडा रच रहे थे। क्या कर रहे थे? अब खबरें ये भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको बुलाया, उन्हें मुलाकात होगी। अब भाई मैं इतनी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है ना, खासतौर से आतंकिस्तान की तो क्रेडिबिलिटी थी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर का जो ट्वीट किया था ना, हमारा और पाकिस्तान को, उनका कोई हक नहीं बनता था वैसे उस वो ट्वीट करने के लिए। उसके बाद से, खासतौर से उस बात से डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई, साहब आपका कहना है कि हक नहीं बनता था डोनाल्ड ट्रंप को, पर उनके ट्वीट के बाद में युद्ध विराम तो हो गया ना, इसीलिए तो सारा फसाद है। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा होता, अगर 1 घंटे बाद युद्ध विराम नहीं हुआ होता, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? हम उस ट्वीट को जायज क्यों करार दिए, इस पर आपकी कोई नाराजगी, इस पर आपका कोई सवाल ववाल नहीं है? आतंकिस्तान ने फिर से खोल दी फायरिंग 1 घंटे बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं, जो आपने बोला वो बात भी साबित हो गई, आतंकिस्तान ने फिर खोल दी वहां पे फायरिंग। तो देखिए, ये इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये मैं कहूंगा बचपना बात हुई कि आप बीच में आके स्कूल टीचर की तरह, भाई मैंने इन दोनों की सुलह कराई, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ से जो कि इन्वॉल्व पार्टी थी उसकी तरफ से बयान भी आया कि हमको कोई मिडिल पार्टी की जरूरत नहीं है। साहब आपका नजरिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद देश के सम्माननीय विदेश सचिव आकर अगर संघर्ष विराम की बात कह रहे हैं और फिर आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का बचपना है, थोड़ा विसंगति हो जाएगा, लेकिन विषयांतर हो जाएगा। हम ईरान और इजराइल पर ही बने रहते हैं और एक बार फिर ब्रह्मदीप अलूनी जी के पास चलते हैं और उनसे जानना ये चाहते हैं कि जब भी ऐसे युद्ध के हालात होते हैं तो कूटनीतिक समाधान की बातें होती हैं, कूटनीतिक प्रयास होते हैं। तो इस बार बड़ा दिलचस्प है, कहीं कोई कूटनीतिक प्रयास इसको रोकने की दृष्टि से होता दिखाई नहीं दे रहा है। झगड़ा जितना है और उससे तगड़ा हो, इसके लिए लालायत दिख रहे हैं। G7 के देश उसे रोकने के संदर्भ में कोई पहल करते नहीं दिख रहे, बल्कि थोड़ा हमले का धार और बढ़ा दी जाए ऐसा आह्वान करते हुए दिख रहे हैं।
क्या कहते हैं अलूरे साहब, रूस यूक्रेन के संदर्भ में तो कम से कम दिखाने के लिए ही सही ऐसी कोशिशें दिखती हैं, नहीं नहीं रुक जाइए, ठहर जाइए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ तो ये है कि जरा और थोड़ा तगड़े तरीके से हो। इस पर कोई दृष्टि है आपकी? आप इत्तेफाक रखते हैं इस आकलन से? डॉक्टर साहब देखिए, मेरे विचार में ईरान जो है वो बचते बचते अमेरिका और इजराइल और यूरोप के ट्रैप में फंस गया है, क्योंकि पिछले 5 दशकों से वो बहुत रहस्यात्मक तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा था। तेल की तस्करी के जरिए पैसे कमा रहे हैं। अब ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं, कितनी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पिछले दिनों कुछ विजुअल्स आए थे कि जमीन के अंदर कुछ कितनी मिसाइलें हैं। तो ऐसा लगता है कि यूरोप, अमेरिका, इजराइल सब देख लेना चाहते हैं कि ईरान के पास आखिर है क्या। ईरान के पास आखिर है क्या। मुझे आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर गोयल साहब के पास आना है, लेकिन उससे पहले मैं विपिन शर्मा जी से एक टिप्पणी चाहूंगा। भारत की भूमिका को लेकर आपकी कोई अपेक्षा है इसके संदर्भ में? इसमें कोई दृष्टि है विपिन जी आपकी? जी देखिए, निश्चित बात है कि यहाँ पर इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो सूरत हाल बन रहे हैं यहाँ पर वैश्विक स्तर पर, कि वो दिन भी दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व की तरफ देखा जाएगा कि आप मध्यस्थता की कुछ बात करें, क्योंकि ये जो सुख बुगाहट सामने दिख रही है, सुनाई दे रही है कि ये तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं कहीं शुरू होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुल्क अगर तुले बैठे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से भयंकर युद्ध वाली स्थिति और बिल्कुल विध्वंस मचाना है, तो यहाँ पर देखिए। लेकिन साथ साथ एक तरफ तो ये है कि मध्यस्थता, हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन ये बात भी तय है क्योंकि 21वीं सदी है, नया हिंदुस्तान है, दुश्मन के दांत खट्टे करना भी जानता है। लेकिन साथ साथ कूटनीति के तहत हमारी तटस्थ तो नीति है ही है, लेकिन मध्यस्थता करेंगे अगर हम, तो ये हिंदुस्तान के हित में होगा, बशर्ते कि जो वॉरिंग पार्टीज हैं वो तैयार हो जाएं। वो तैयार हो। मध्यस्थता के संदर्भ में उम्मीद देख रहे हैं विपिन जी, लेकिन मैं गोयल साहब आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूं। क्या इस पूरे फसाद के बीच ईरान कहीं से भी सहानुभूति का हकदार है? जितने आतंकी संगठन हैं उन सबको हर तरीके की मदद देने का इतिहास ईरान का दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, सब तो इसी के द्वारा पाले हुए सांप हैं। क्या कहते हैं आप? इस पक्ष को दुनिया के बीच आने की जरूरत है कि ये जंग अगर छेड़ दी गई है तो किन के खिलाफ छेड़ दी गई है? वो जो अपने आप को धार्मिक नेता बता रहा है, वो इंसानियत के खिलाफ किस तरीके से आचरण करता आ रहा है? अगर इसके अंदर इसमें कोई दृष्टि आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? गोयल साहब आपने शायद म्यूट कर दिया, उसे अनम्यूट कर देंगे कृपया। क्षमा कीजिएगा, माफी चाहता हूं जी। उसके जवाब में एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी हालात हैं ईरान और इजराइल के बीच में, और इजराइल पहले साफ साफ बोल चुका है कि उसको भारतीय मध्यस्थता नहीं चाहिए, तो हमें उससे परे रह करके सुलटाले मामला, निर्णायक युद्ध नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो थक हार के बैठ जाएंगे। उस टाइम पर देखा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं और क्या बात की जाए। बहरहाल तो वो मेरा एक मानना है। उसके अलावा जो आपने कहा कि सहानुभूति किसके साथ में रखी जाए? मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल की बिगिनिंग कहां से हुई थी। इजराइल में जो ज्यूज है, यहूदी हैं, इजराइल के यहूदी यूरोपियन यहूदी हैं, ये अरब के यहूदी भी वहां पर इजराइल में उनका एक सेकंड क्लास सिटीजन का रवैया है। तो यहूदियों के बीच में वहां पर भी पक्षपात होता है। क्या अरब में यहूदी नहीं है? जेरूसलम जहां पहले यहूदी थे वहां पर कौन लोग रहा करते थे? यूरोपियन भी नहीं थे, वो अरब थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सहानुभूति की बात ना करें तो सही है। सहानुभूति का कोई यहाँ पे शब्द का मतलब निकलता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो एक पैलेस्टीनियंस के लिए अगर कहा जाए कि उनके लिए एक स्टेट बनानी थी, इजराइल ने वो बनने नहीं दी। अल-अक्सा का मामला किसने उलझाया? तो सहानुभूति की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिसके हाथ में ताकत है वो सही है, जिसके हाथ में ताकत नहीं है
वो गलत है। हमस को किसने बढ़ाया था आगे? हमस को इजराइल ने बनाया था ताकि वो जो फातह ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीनियंस की, वो गाजा में उसकी मेजोरिटी आ रही थी। वो नहीं चाहते थे कि अराफत के हाथ में कंट्रोल रहे, तो अराफत को चैलेंज करने के लिए हमास को उन्होंने बनाया। हमास की सारी टैक्टिक मोसाद से सीखी हुई है। तो मैं सहानुभूति कहाँ रखूं, मोसाद के साथ में या हमास के साथ में? तो हिमांशु जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपके सवाल का जवाब मैं इतना ही दे पाऊंगा। सहानुभूति की बात नहीं है। गोयल साहब, जैसे जब विद्वान हमारे साथ में होते हैं तो कई नए आयाम हमारे को समझने के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई शक्ति के संदर्भ में है, लड़ाई सिद्धांत के संदर्भ में नहीं है, मानवता के संदर्भ में नहीं है। कौन किस पर राज करे, जिसमें ताकत होगी वो राज करेगा। कुल मिलाकर लड़ाई यहां पर है। ऐसी परिस्थितियों में भारत के पास तटस्थता के अलावा विकल्प क्या रह जाता है? लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार के खतरनाक मोड़ पर दुनिया जा रही है, वहां पर आने वाले समय में ऐसे टकराव और दिखाई देंगे। इसका समाधान किस मुकाम पर मिलेगा, ये जानना अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर निगाह बनाए रखेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। युद्ध को लेकर जैसे हालात हैं, उसी को लेकर हमारा शेर है। शायर कहता है कि अमन पसंद इंसान इधर भी हैं और उधर भी हैं। अमन पसंद इंसान इधर भी हैं और उधर भी है, मगर जो शोलों को हवा दे वो इधर भी हैं और उधर भी है। डॉक्टर महेंद्र भास्कर ने क्या सही बात कही है। और जब तक इन शोलों को हवा देने वाले लोग हैं, अमन की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? इस बेबसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।